ड्रिल्स कर रहा है, ये समझ लें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस हैं, सिमुलेटेड अटैक्स कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम 2-3 चीजें करना चाहिए। नंबर 1, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हम एक इमरजेंसी सेशन बुलाए कि ये ट्रीटी की ये हालत ये कर रहे हैं। नंबर 2, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाके कहें क्या ये हो सकता है। दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान पे उठ रही हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट में ना शायद से मीठी समंदर से गहरी दोस्ती वाले मुल्क ने कोई बयान दिया है, ना माशाल्लाह हमारे मुकद्दस बादशाह जो हैं अरब ममालिक के मुख्तलिफ, उन्होंने कोई बयान दिया है हमारे हक में कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है बिल्कुल अरेबियन सी में, इंटरनेशनल वाटर्स में, सामने पाकिस्तान है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि दे आर ऑल फिट। अब अगर पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये जो वो कर रहे हैं, जो ड्रिल्स कर रहे हैं, दे आर फॉर द ग्राउंड अटैक, दीज आर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स, दोनों चीजों के लिए। चंद घंटे पहले इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फोन करके हिमायत का यकीन दिलाया है। इस्राएली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन हम ही तोड़ेंगे ये कंधे। इतनी बड़ी 140 करोड़ लोगों की मार्केट, जहां पे चाइना का ये ख्वाब है कि वो 200 से 300 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट्स आने वाले वक्त में करेगा, तो क्या चाइना उसके साथ मामला अपने इस हद तक बिगाड़ लेगा सिर्फ पाकिस्तान के लिए? तो मुझे नहीं लगता कि बिगाड़ेगा। आप देखें ना, सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क है, वो भारत का ब्रादर इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन भारत को जैसा वेलकम उन्होंने दिया वो पाकिस्तान को नहीं देते। लेकिन भारत इसको बड़े खतरनाक अंदाज में इस्तेमाल करने जा रहा है कि पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है दहशतगर्दी की फंडिंग को, पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया है दहशतगर्दी की बैकिंग को। ये कि किस तरह पाकिस्तान की डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है, पाकिस्तान के कौन से बड़े एसेट्स हैं जिनको जारी बात है उन्होंने पोजीशन किया हुआ है, उन्होंने किस बहाने पे इन्होंने ये सब चीजें किया है उस पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की हालत आज इतनी खराब हो गई है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपना बचाव कैसे करे। एलओसी पर हाई अलर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट और हवाई सीमा पर भी उसने हाई अलर्ट लगा दिया है। अब तो उसने समुद्र की सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत समंदर में पाकिस्तान की घेराबंदी कर देगा और पाकिस्तान का ये बुरा सपना सच होता दिख रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ग्वादर और कराची की घेराबंदी लगा दी है। अब अरब सागर में भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ने उसकी हालत खराब कर दी है, जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अकेले ही काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कह चुके हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। घटना के पहले से ही पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और समंदर के जरिए कोई अटैक ना हो उसके चलते उसने कराची से लेकर ग्वादर तक इलाके को 2 दिनों के लिए नो एरिया वार्निंग जारी कर दिया है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब पाकिस्तान चीन से मदद की गुहार लगा रहा है और पाक मीडिया बोल रहा है कि चीन हमें बचाने के लिए भारत से दुश्मनी नहीं लेगा। इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये ड्रिल्स बताती हैं कि देयर इज समथिंग बिग, आइदर इंडिया इज प्लानिंग, थिंकिंग या पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। ये जो लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जो इंडिया की नेवी भी वो जारी बात है अब इसका हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास भी राफेल मौजूद हैं, बल्कि आने वाले हैं उनके पास। देयर इज ए पैनिक इन कश्मीर एज वेल, और वो पैनिक का इसलिए है कश्मीर के अंदर कि सुनने में आया है कि इजराइल के कुछ इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, इजराइल की इंटेलिजेंस के लोग, वो इस वक्त श्रीनगर और कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। अब आई डोंट नो कि ये क्या किस हद तक बात ठीक है, लेकिन ये फियर है, ये खौफ है कि ये जो इजरायली इंटेलिजेंस मौजूद है कश्मीर के अंदर, ये दे आर एडवाइजिंग या इंडिया के साथ इनकी नॉर्मल कोलैबोरेशन है। बहरहाल ये भी बातें सामने आ रही हैं कि इंडियन और इजराइल, आपको पता है कि इंडिया और इजराइल की आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और माजी में भी ये ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन अब ये जो इंडियन एयरफोर्स जो एक्सरसाइज आक्रमण यानी कि अटैक कर रही है बड़े पैमाने पे,
ये अपने सेंट्रल सेक्टर में कर रही है, जिसमें वो अपने मेन स्ट्रीम फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट के जरिए, जिसे राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कह सकते हैं, उनके जरिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इंडिया जो है वो अपनी मॉडर्न जो फ्लीट उन्होंने लिया है राफेल का, उसकी तैयारी कर रहा है। और ये जो ड्रिल्स कर रहा है, ये समझ लें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस हैं, सिमुलेटेड अटैक्स कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे हमला करना है, पाकिस्तान के कौन से बड़े एसेट्स हैं जिनको जारी बात है उन्होंने पोजीशन किया हुआ है, उन्होंने टारगेट किया होगा। अब क्या पाकिस्तान एयरफोर्स भी ऐसी कोई एक्सरसाइजेस करने जा रहा है? तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि दे आर ऑल फिट। अब अगर पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर पाकिस्तान, आप देखें ना, दीज ऑल फाइटर जेट्स, दे आर कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स, they are able enough in to carry out missions in complex times, हर तरह के ट्रेन में। और ये याद रखें, ये जो वो कर रहे हैं, जो ड्रिल्स कर रहे हैं, दे आर फॉर द ग्राउंड अटैक, दीज आर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स, दोनों चीजों के लिए। ये जो इंडियन एयरफोर्स के एसेट हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम मल्टीपल बेसिस, ईस्टर्न साइड से भी जो है ना वो आ रहे हैं। सो जहन में रखें, दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स भी वो कर रहे हैं, वो ग्राउंड अटैक की तैयारी भी कर रहे हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि पहाड़ों के ऊपर अगर कुछ अटैक करने पड़ते हैं तो किस तरह करने हैं। सो इट मीन्स कि शायद इंडिया आजाद कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी चीज करे जिसको पाकिस्तान जो है जारी बात है रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो भोंगी मारी है, अब वो टॉक ऑफ द टाउन है। बल्कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान एडमिट्स टू फंडिंग टेरर फॉर यूएस, ये अब चल रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर इतनी ज्यादा ट्वीट्स हुई होंगी तब ही ये बात हुई होगी। अगर ग्रोक ये तज्जिया निकाल रहा है, विच मीन्स कि इंडिया ने इस चीज को उठा लिया है और इंडिया इसको बहुत आगे तक लेकर जाएगा कि पाकिस्तान ने एडमिट कर लिया। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या होगा? ख्वाजा आसिफ ने अपने सपोर्टर, अपने बैकर अमेरिका, ईयू और बर्तानिया को भी रगड़ दिया है। दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान पे उठ रही हैं और पाकिस्तान की सपोर्ट में ना शहद से मीठी, समंदर से गहरी दोस्ती वाले मुल्क ने कोई बयान दिया है, ना माशाल्लाह हमारे मुकद्दस बादशाह जो हैं अरब ममालिक के मुख्तलिफ, उन्होंने कोई बयान दिया है हमारे हक में। अब इसहाक डार लगा हुआ है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, आगे पीछे राब्ते चल रहे हैं कि खुदारा एक स्टेटमेंट ही हमारे हक में दे दो, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से अनइक्विवोकल नहीं आई, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। कुछ लोग जो ये तज्जिया दे रहे हैं कि मोदी हमला करेगा, मैं बार बार ये दलील पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी प्लायंट, कभी इतनी सपोर्टिव रजीम इंडिया को नहीं मिली जितनी अब मिली हुई है। जंगें अफवाज नहीं लड़ती, जंगें अवामी ताकत से लड़ी जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे मेरे वालिद साहब भी बताया करते थे कि 65 की जंग में जिस तरह अवाम खुद बाहर निकल आई बंदूकें उठा के, वो जज्बा था तो हम बैरली बच गए थे। इसको छोड़ेंगे जीता कौन था वो डिबेटेबल है, हम बच गए थे। वरना भारत ने जिस तरह टैंकों का हमला किया था, जितना बड़ा वो हमला था, जिस तरह भारतीय ये कह रहे थे कि हम जाके जिमखाना में चाय पिएंगे, वो पूरी तैयारी से आए थे। हम अपना मुल्क, अपने शहर बचा बैठे, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हमारी, ये हमें मानना पड़ेगा। वो किस लिए थी? अवामी जज्बे की वजह से। जहां से फौज जाती थी उनकी मदद होती थी। हर कानवाई के ऊपर मैं समझता हूं कि लोग जाने निछावर कर रहे थे, माओं की दुआएं थी साथ, लोग मरहम पट्टी के लिए हाजिर होते थे, लोग खाना पहुंचाने के लिए हाजिर होते थे। अब वो जज्बा लैग कर रहा है, वो जज्बा बहाल हो सकता है। जुल्म जबर अवाम ने नहीं किया, इमरान खान ने नहीं किया, जुल्म और जबर इसी फौज ने करके लोगों के दिल ऐसे किए हैं।